अल्लाह का तराजू इंसाफ तोलता है, मुजरिम अगर न बोले तो जुर्म बोलता है। वेलकम टू द शो, मैं हूं फिजा सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म बोलता है। पुलिस लाहौर की हो या कराची की, एक काम बड़ी लगन से करती है और वो है शहरियों से पैसा बटोरना। कराची में सुबह के औकात में स्नैप चेकिंग के नाम पर खर्चा पानी जमा करना तो मामूल की बात है, लेकिन कराची सीव्यू पुलिस शहरियों से पैसे बटोरने के लिए कौन सा हथकंडा इस्तेमाल करती है, ये जानकर सिर्फ हैरानी नहीं होती बल्कि सरशर्म से झुक जाते हैं। देखिए, इस वक्त दरख्शा चौकी के सामने मौजूद हैं। आप इतला करें SHO को बुलाएं, नहीं तो मैं SSP को बुलाता हूँ यहाँ पर। और इसी इलाके में तुम लोग कांटेक्ट में रहना। सही है। अगर हमें ज्यादा दूर रहा तो मैं तुम्हें फोन करूंगा, ठीक है? सही। लेकिन तुम कोशिश करना कि मैं तुम्हारे फोकस पे रहूँ कैमरे के अंदर। ओके, चलो। जुर्म बोलता है कि टीम सीव्यू पर खुफिया कैमरे के साथ चहलकदमी कर रही है। जुर्म बोलता है कि टीम सीव्यू पर सुबह वक्त इन एहलकारों को बेनकाब करने पहुंच गई है, जो खर्चा वसूली की मुहिम पर निकले। दूर दराज के इलाकों से साहिल समंदर पर कुछ अच्छा वक्त गुजारने की गर्ज से आने वाले शहरियों को पुलिस एहलकार एक खौफनाक ख्वाब की मानिंद इस तरह डराते हैं कि उनकी सुबखेजी खौफ में बदल जाती है और डर के मारे उन्हें कुछ न कुछ पैसे देकर अपनी जान छुड़ानी पड़ती है। पुलिस एहलकारों का निशाना अक्सर और बेशतर दूर दराज इलाकों से आए वो लोग बनते हैं जो पुलिस के रवैये से वाकिफ और कानून से बिल्कुल नावाकिफ होते हैं और खुदाई फौजदार पहुंच जाते हैं उनको एहसास करने के लिए। जुर्म बोलता है कि टीम काफी देर से इस इलाके में ऐसे एहलकारों की तलाश में है। अपनी मंगेतर को क्यों लाए हो? यहाँ कोई और कपल नजर आ रहा है? आपको बताते चलें कि औकात है सुबह 10 से 11 बजे के और जहाँ ये बात हो रही है वो जगह एन सीव्यू पुलिस चौकी के सामने है, जो साहिल का खुला हिस्सा है। और जरा कोई इस अहलकार से ये पूछे कि किसी जोड़े को रोककर उससे ये पूछने कहा इसे किसने दिया कि तुम यहाँ क्यों चहलकदमी कर रहे हो। आगे देखिए कि भांडा फूट जाने पर किस तरह जुर्म बोलता है कि टीम ने पुलिस एहलकारों की दौड़ें लगवा दी। जी हाँ, पुलिस एहलकार ऐसे भागे जैसे चोरों के पीछे कोतवाल। मैं जॉब करता हूँ फैक्ट्री में। कौन फैक्ट्री? ये नहीं, रिक्शा में आया हूँ। पुलिस एहलकार जुर्म बोलता है कि टीम को मासूम जोड़ा जानकर मुसलसल हिरासा करते रहे। क्यों रहे? काफी दूर से चलता हुआ आ रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर। कौन सी गाड़ी में आया? मैं रिक्शा में आया हूँ। रिक्शे में नहीं आया? नहीं, रिक्शा में आया हूँ। चेक करो, ये कौन है आपके साथ? मेरी मंगेतर है। मंगेतर क्यों ले आए इसको? क्यों, कोई मना है? कोई आपको कपल नजर आ रहा है मुझे? अगर नहीं भी आ रहा तो 294 में थाने ले जाते हैं, आपके वालिदैन आ जाएंगे। सही है? ऐसा नहीं करो यार। सेक्शन 294 यानी किसी पब्लिक प्लेस पर कोई नाजेबा हरकत करना। जोड़े को हिरासा करने के लिए पुलिस एहलकार ने 294 का मुकदमा कायम करने और वालिदैन को बुलवाने की धमकी दी ताकि ये लोग खौफ में आकर कुछ लेन देन की बात करें। मगर इस दौरान पुलिस एहलकार को थोड़ा शक हो गया और उसने बात पलटना चाहिए। ऐसा नहीं करो भाई। ठीक है सर, बाहर चल जाओ। बाहर चल जाओ। आप थाने ले जाओ ना। नहीं सर, थाने नहीं ले जाएगा, बाहर चल जाओ। ठीक है? मना है क्या? मना नहीं है, मतलब हालात ऐसे हैं कि मजबूरी है हमारी। क्या मजबूरी है? सर जी, हालात ऐसे हैं कि कभी कभार सीना सब हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। नहीं, पहले वाली बात करो। अब ये पुलिस एहलकार सिक पिटा गया और बात को घुमाने लगा। शायद उसकी नजर कूलर पे लगे कैमरे पर पड़ गई, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। पहले वाली बात करो जो कर रहे थे। क्यों मना करो? 294 में ये होता है कि शराब में अगर मिल जाए ना तो मसला हो जाता है। भांडा फूट गया। अब जुर्म बोलता है कि टीम दूसरे कैमरे के साथ सामने आ गई और अब इन एहलकारों को पुलिस चौकी पर ले जाना था ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। मगर वो हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। जी हाँ, पुलिस एहलकारों ने दौड़ें लगा दी और मौके से फरार हो गए।
पुलिस एहलकार चकमा देकर ऐसे भागे जैसे चोर चोरी करके भागता है। इसके बाद जुर्मुल तक की टीम पहुंच गई सीव्यू पुलिस चौकी, जो कि थाना दरख्शां की हुदूद में है। पुलिस चौकी पर मामूर एहलकारों ने पहले तो इन दोनों एहलकारों को नामालूम कर डाला, जो उल्टे पैर जुर्म बोलता है कि टीम के सामने से फरार हुए। मगर उस रोज टीम ने फैसला किया कि अगर ये एहलकार सामने न आए तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए हम हुकाम बाला का दरवाजा खटखटाएंगे। मोटरसाइकिल तो 125 पे घूम रहे हैं, मैंने चाबी निकाल ली फिर भी भाग गए। जहाँ लड़का लड़की देखते हैं उनको रोक के हिरासा करते हैं और बोलते हैं कि तुम पे दफा है 294 या कोई दफा बताते हैं, उसके तुम्हारी चौकी के ही है। यहाँ पे कैसे घूम रहे हैं? 2 SMG लेके बंदे आपकी थाने की चौकी की हुदूद के सामने घूम रहे हैं। आप इतला करें SHO को बुलाएं, नहीं तो मैं SSP को बुलाता हूँ यहाँ पे। आप पुलिस की वर्दी पहन के चौकी के आगे से 2 पुलिस वाले SMG लेके घूम रहे हैं और आप कह रहे हैं आपके थाने के नहीं है। आप पकड़े उसको, तो फिर आप कैसे घूमने दे रहे हैं पुलिस वालों को? यहाँ पे 3 दफा मेरे सामने से गुजरे जहाँ मैं इस लड़की के साथ खड़ा हुआ था, जानबूझ के। इन पुलिस एहलकारों को चौकी से निकलते हमारे एक टीम मेंबर ने देख लिया, मगर चौकी में मौजूद एहलकार बजीद थे कि वो इन एहलकारों से नावाकिफ हैं और इनका सीव्यू चौकी से कोई ताल्लुक नहीं। सीव्यू पे यह मामूल की बात है कि पुलिस वालों ने वर्दी के अंदर लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है। यहाँ पे लोगों को मुख्तलिफ सेक्शन बताते हैं और सेक्शन बता के लोगों के साथ लूट मार की जाती है। जैसे ही उनको अंदाजा हुआ कि हम चौकी की तरफ जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा होशियार हो गए और मैंने मोटरसाइकिल की चाबी भी निकाल ली। इसके बावजूद उन्होंने मोटरसाइकिल किसी तरीके से स्टार्ट की और फरार हो गए। जी हाँ, पुलिस मानने को तैयार नहीं थी कि वो एहलकार दरअसल इसी चौकी के हैं, मगर जुर्म बोलता है कि टीम ने ये फैसला कर लिया था कि झूठे को घर पहुंचाकर जाएंगे। मेरे भाई, अगर मैं यहाँ पे अपनी मोटरसाइकिल पे SMG लटका के वर्दी पहन के घूमने लगूं तो मुझे 2 मिनट में पकड़ लो। थाने के होंगे ना साहब फिर। तो आप क्यों नहीं पूछ रहे उससे? हम देखते तो खुदा कसम पूछते ना, हमने तो देखे ही नहीं है। थाने से आए हो, भाई बुलाओ, गश्त करते हैं, उसको पकड़ते हैं। वक्फे से मुख्तलिफ एहलकार चौकी पर आते रहे और बात को दरगुजर करने की दरख्वास्तें करते रहे और यूं वक्त गुजरता जा रहा था। कभी चौकी में बिठाकर, कभी साइड में ले जाकर पुलिस एहलकारों ने अपने पेटी भाइयों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर डाली, मगर जुर्म बोलता कि टीम टस से मस न हुई। हाँ, इन एहलकारों को एतमाद में लेने की कोशिश की ताकि किसी तरह ये मफरूर एहलकार सामने आ जाए। थोड़ी देर बाद चौकी इंचार्ज भी पहुंच गया, जिसके बाद उन एहलकारों को बुलवाया गया। बिलाखिर वो घड़ी आ गई और पुलिस ने मजबूर होकर इन दोनों एहलकारों को पेश कर दिया। आखिर जुर्म बोलता की टीम के सामने उन एहलकारों को पेश किया गया। उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि आइंदा ऐसी हरकत से बात रहेंगे। मुझे पता है आप कांस्टेबल हो, आपके बच्चे हैं, आप अपनी मजबूरी से नहीं करते। आप नहीं, जुर्म में चस पकड़ो, शराब पकड़ो, पिस्टल वाला। मैं इंतजामिया से भी ये कहूंगा कि कब तक हम कांस्टेबल्स को सस्पेंड करके अपना नजला उतारते रहेंगे? ये मामले कब तक ये इन लोगों पे नजला उतार? इनका कसूर नहीं है, कसूर जिनका है उनको तो वो लोग कब सुधरेंगे? इसलिए कहना चाहता हूँ इनका कसूर नहीं है। और मेरी बिल्कुल अपील है SSP साहब से भी और गुलाम कादिर थेबो साहब से भी कि खुदारा इन पे नजला उतारना बंद करें और अपने सिस्टम को ठीक करें। ये बहादुर पुलिस अफसर है, इसने डाकू से मुकाबले के दौरान इसने गोली भी खाई है। मुझे इसको एक्सपोज करके इसको सस्पेंड करा के मुझे कोई खुशी नहीं मिल रही, ना इसको सस्पेंड होना चाहिए, इसका हक नहीं है सस्पेंड होना। लेकिन वो हालात पैदा करें प्लीज कि इन लोगों को रोक के रूठना ना पड़े, इनके हालात बेहतर हों। कराची पुलिस एहलकारों को ये हरकत जेब देती है? क्या उन्हें ये जेब देता है कि भांडा फूट जाने पर चोरों की तरह दौड़े लगा दें? अब बहुत हो गया, ये सब बंद होना चाहिए। मुआशरे में सुधार लाने के जिम्मेदार कानून नाफिज करने वाले एहलकार जहनी तौर पर कितने सेहतमंद हैं, ये फैसला आप पर है। ब्रेक के बाद देखिए घर में छुपाई गई लाश नहर किनारे कैसे पहुंची। कातिल बुरसा के साथ मिलकर मकतूल को ढूंढता रहा। एहसान करने का खौफनाक बदला, लर्जाखेज वारदात। दुनिया एहसान फरामोशों से भरी पड़ी है, लेकिन एहसानों का जितना खौफनाक बदला जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोट अदू के अल्लाह बख्श को मिला, ऐसा तो कभी देखने में नहीं आया।
ये मस्क शुदा लाश है 5 बच्चों के बाप अल्लाह बख्श की, जिसे न सिर्फ बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया बल्कि कत्ल के बाद भी कातिलों का जुल्म सितम जारी रहा। ये क्या क्या नहीं कीता, इतना कीते जी कसाई नल कोई कसाई करेंगे जानवर नल सब कुछ कीते, मैं को माफ नहीं करेंगे। मेरी साथ तक यह अपील है, मैं को इन कत्ल का बदला कत्ल कर अपने जवारे रहमत में जगह नसीब। हम बहुत दुखी हैं, आज से बात नहीं कर सकते, आपको कह नहीं सकते। जितनी भी तारीफ करें थोड़ी है, आज से बहुत रहमदिल इंसान थे, बहुत रहमदिल इंसान थे। कभी किसी को दुख नहीं दिया था। कोई मोहल्लेदार इंशाल्लाह कोई उनकी शिकायत नहीं करेगा। 40 वर्ष सऊदीया में गुजारने वाले अल्लाह बख्श ने वापस आकर जब अपने आबाई शहर कोट अद्दू में कारोबार शुरू किया तो कौन जाने दुश्मन बन गया। जिस शख्स के सीने में इंसानियत से मोहब्बत कूट कूट कर भरी थी, आखिर कौन उसके खून का प्यासा हो गया। जायदाद की खातिर, पैसों की खातिर मारा। अल्लाह को पता किस वास्ते। मगरब वाले मेरे चाचे उन्हें गए, उन्हें को पता क्या है कि सवेर नल 9:15 बजे तैयारी करके घरों लगेगा। अल्लाह बख्श तैयारी करके और सारे कागजात उठाकर ये कहकर घर से निकला कि वो हिसाब किताब करने इरफान के पास जा रहा है। ये वही इरफान था जिससे अल्लाह बख्श ने बेटा बनाकर कारोबार में अपने साथ लाया था और उसकी माली मदद भी की। ये वो दुकान है मुल्ज़म इरफान की, यहाँ पे उसको छोटी किराने की दुकान थी, यहाँ पे कारोबार करता था, दुकान अपनी परचून की। और ये साथ वाली जो मार्केट है, ये मकतूल अल्लाह बख्श हाजी अल्लाह बख्श की ये मार्केट है। ये 3-4 दुकानें और कोठी जो है ये हाजी साहब की थी। और इसको जो है वो किराए पे जो दिया करता था, वो जो किराया उसका इकट्ठा किया करता था, वो ये इरफान इकट्ठा करता था। ये ऐसे ही कोई सिस्टम था इनका। सारे मकानों का भी यही किराया देता था इकट्ठा करके हाजी साहब को, कुछ अरसे ये नहीं दे रहा था। ये पीछे भी घर हैं इनके 2-3 वहाँ पे नहीं, ये इसी की मुजरम की थी जो इरफान मलाना है। ये इसका किराया वो इरफान इकट्ठा। जी सारे ये दुकानों का जो है ना किराया ये इरफान इकट्ठा करता था और सारा हाजी साहब को इकट्ठा करके देता था। कुछ अरसे से ये नहीं दे रहा था, जिस सिलसिले में इसने इतना बड़ा कदम उठाया। इरफान जो मुल्ज़म है उस पर कितना इतबार किया करते थे? बहुत ज्यादा, हमेशा इनके पास जब भी आते घर से आते हम बता के आते मैं उनके पास अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करते थे, उनसे ज्यादा इतबार था उनको। अपने बेटों पर भी इतना इतबार नहीं था जितना उनको उन पर था। जी हाँ, अल्लाह बख्श को इरफान पर अपने बेटों से भी ज्यादा एतबार था। लेकिन जब अल्लाह बख्श को मालूम हुआ कि इरफान कारोबार में हेरा फेरी कर रहा है तो अल्लाह बख्श ने इरफान से अलैदगी इख्तियार करना ही बेहतर समझा और उस रोज भी इसी सिलसिले में हिसाब किताब करने उसके पास गया था। अल्लाह बख्श इरफान के पास हिसाब किताब करने गया मगर उसके बाद घर नहीं लौटा। इरफान से पूछा गया तो उसने भी लाइल्मी का इजहार कर दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि कातिल गुरसा के साथ मिलकर मकतूल को ढूंढता भी रहा, लेकिन जुर्म तो बोलता ही है। 3 दिन के बाद अल्लाह बख्श की लाश मिली मगर साथ ही कातिल भी बेनकाब हो गया। ये वो नहर का जो है किनारा, यहाँ पे उसकी लाश को फेंका गया। ये साथ ही जो है यहाँ पे उसको लाश को फेंक दिया गया। जी हाँ, 3 दिन के बाद कातिल अल्लाह बख्श की लाश को लेकर नहर के किनारे गड़ा खोद कर छुपाने आए, लेकिन अल्लाह का तराजू इंसाफ तोड़ता है। इसी दौरान इलाके के एक शख्स की नजर उन पर पड़ी तो कातिल बौखलाहट में लाश को नहर के किनारे फेंक कर फरार हो गए। लेकिन इसी दौरान गाँव के एक शख्स की नजर येलो कैब गाड़ी पर पड़ी और सबको पता था कि गांव में येलो कैब गाड़ी सिर्फ इरफान के भाई के पास है। ये वो गाड़ी है जिसमें मुल्ज़म इरफान ने कत्ल करने के बाद मकतूल अल्लाह बख्श को इस गाड़ी में उसकी लाश डाल के जो है उसको नहर के किनारे फेंक दी। बाद में पुलिस ने गाड़ी भी बरामद की और उसका असला जो सारा कुछ बरामद किया। उससे गाड़ी भी बरामद हो गई, लाश की भी शनाख्त कर ली गई और मुल्जिमान को भी हिरासत में ले लिया गया। मुल्जिमान ने इकरार जुर्म तो कर लिया लेकिन अभी कई सवालात के जवाबात बाकी थे। मिट्टी में अटी बदबूदार फूली हुई लाश बता रही थी कि अल्लाह बख्श का कत्ल उस दिन नहीं हुआ जिस दिन उसकी लाश मिली। अल्लाह बख्श को कैसे मारा गया, मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है। हाजी अल्लाह बख्श गजनफर वल अहमद बख्श कौम कालू सकना वार्ड नंबर 84। ये डेड बॉडी हमें रिसीव हुई है। इसकी सारी मुशाहिदात और पोस्टमार्टम के बाद में जो फाइनल रिजल्ट तो हमने अभी देना है। जो इब्तिदाई रिपोर्ट है उसके मुताबिक इसको फायर आर्म लगा है जो कि सर के सामने से निकल के पिछले हिस्से के दाएं साइड के सामने से बाएं साइड के पिछले हिस्से से गर्दन के पिछले हिस्से से निकला है। और इस
हमें यही लग रहा है कि तशद्दुद कत्ल है और जिसमें फायर लगा है और ये किस चीज़ से लगा है और कितने अरसे पहले लगा है, इसकी सारी तफ्तीश करके फिर फाइनल रिपोर्ट आपको बता देंगे। अल्लाह बख्श को बेईमाना तौर पर कत्ल करने वाले मुल्जिमान पुलिस की हिरासत में हैं। आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि उन्होंने ये कत्ल क्यों और कैसे किया। जिस केस के दोनों मुल्जिमान हमारे साथ मौजूद हैं, मरकजी मुल्ज़म इरफान मलाना और इसके साथ करीम बख्श, जो कि टारगेट किलर के तौर पे उनको हायर किया गया था 50,000 रुपए में। सबसे पहले हम, क्या नाम है तुम्हारा? इरफान। क्या करते हो? दुकान है। किस चीज की? परचून की। परचून की। और क्या धंधा करते हो? कोई नहीं और कोई। इसके अलावा क्या काम करते हो? बस दुकान है मेरी। कैसे मारा था? इसको पैसे दिए थे सर। कितने? 50,000 सर। बुलाया कहाँ पे था? घर आया था सर। तुमने खुद बुलाया था उसे? जी ऐसे बुलाया। उस पे हर बात ना डाल ना, जो तुम्हारा कसूर है वो बताओ। जी उसको घर बुलाया? जी मैंने उसको घर बुलाया। क्या बुलाया उसे? मकान नहीं, मकान के लिए बुलाया था। मकान बेच रहे हैं, उसे मकान दिखाने के लिए सर। ये मकतूल इरफान का घर जानला बख्श को बुलाया गया। कातिल इरफान ने सिर्फ अल्लाह बख्श को ही नहीं, किराए के कातिल को भी बुला रखा था। ये है वो किराए का कातिल जिसने अल्लाह बख्श पर गोली चलाई। क्या नाम है तुम्हारा? करीम बख्शा। पहले कितने वारदात में शामिल हुए? पहले एक वारदात। पहली वारदात? जी नहीं, एक पहले एक दफा जेल कटिया में 14 साल 9 महीने। कत्ल की केस में? जी हाँ। किसको मारा था उस वक्त? सोचने में मारा मैं जायज मेरे तो इल्जाम लग गया, तू उन्हें ना हाला बोले मैं में गया। अब कितने पैसे लिए थे? मैं 1000 रुपए एक की दम, 1000 बिया भी दम, 500 200। इस कत्ल के कितने पैसे? यही कत्ल 2,500 रुपए नहीं सिर्फ? जी इतने मैं को देता। वो तो कह रहा 50,000 सर बिल्कुल गलत बयान। मैं कोई पैसे कहीं नहीं थे। मैंने गोली किसने चलाई? मुकाए 50,000 है। गोली किसने चलाई? देते नहीं। गोली पहली गोली मैं मारी है। ये है वो कमरा जहाँ अल्लाह बख्श का खून हुआ। खैर कमरा जो है खोल दिया गया है। यहाँ पर भी वो जो है खून का दाग लगा हुआ है। ये यहाँ पे कारपेट जो है वो काट के ले गए पुलिस वाले। यहाँ पे खून पड़ा हुआ था, यहीं पे उसको गोली मारी। अल्लाह बख्श को कत्ल करने के बाद इरफान ने अपने घर में घड़ा खोदा। ये है वो घड़ा जिसमें अल्लाह बख्श को फेंककर ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। लेकिन जुर्म बोलता है। जब घर से बदबू आने लगी तो इरफान ने इस लाश को यहाँ से निकालकर कहीं बाहर ठिकाने लगाने का मंसूबा बनाया और जब लाश को नहर के किनारे लाया तो जुर्म बोल पड़ा। गाँव के एक शख्स की गवाही ने इरफान को कातिल साबित कर दिया। जुर्म साबित हो गया, लेकिन कैसे कातिल खुद को बचाने के लिए ऑन कैमरा बयानात बदलता रहा, मुलाहिजा कीजिए। मारा क्यों है? बस सर वो इनके जो अबू बकर था वो जीशान उनकी वजह से। वो कौन है अबू बकर? उनके रिश्तेदार हैं। उनकी वजह से क्यों मारा? उनके साथ बस दुश्मनी थी थोड़ी बहुत। बस दुश्मनी उनके साथ थी, इसका क्या कसूर? गलत बयानी से काम ना लो, जो असल बात है वो बताओ। असल वजह क्या थी? पैसों की वजह से मारा? नहीं सर, पैसों की वजह से नहीं मारा सर। बिल्कुल पैसों की वजह नहीं। पैसे उनकी तरफ से अल्लाह बख्श ने कोई तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की है, तुम्हारे साथ कोई ज्यादती की है, तुम्हें कोई गालियां गलौज दी है, तुम्हें मारा है, फिर इसको क्यों मारा? सर उनका कोई ज्यादती नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं। बस सर गलत फहमी से बस सर ज्यादती होगी, गलती होगी सर। ये मुजरिम अब बड़े ही मासूमाना अंदाज से अपने संगीन जुर्म को गलती का नाम दे रहा है, लेकिन इसकी ये मुआफी अब उसे सजा से नहीं बचा सकती। सफ्फाक मुलजिम ने सिर्फ इसी रंज में अल्लाह बख्श को मौत के घाट उतारा कि उसने हिसाब किताब के बाद पैसे यूं तलब किए। यकीनी तौर पर इन मुलजिमान को कैफे किरदार तक पहुंचाने से ही इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे, लेकिन जो कुछ इरफान ने किया उसके बाद कोई किसी पर एतबार करे तो कैसे करे। ब्रेक के बाद देखिए, छीने गए मोबाइल बेचने के लिए डाकुओं ने अपनी शॉप बना ली। पुलिस अफसर को लूटना डाकुओं को महंगा पड़ गया। शुक्र खुदा का कि लाहौर की सड़कों पर डाकू राज की गूंज सीनियर अफसरान तक पहुंच चुकी है और अब किया गया है फैसला शहर को राहजनों से पाक करने का।
पता जुर्म बोलता है कि टीम लाहौर वॉल सिटी के इलाके में मौजूद है और इलाका थाना बनता है मस्ती गेट। एसपी सिटी के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि वो खासे कीन है इस हवाले से कि उनके डिवीजन के अंदर किसी भी किस्म की कोई वारदात ना हो, जिस पर उन्होंने तमाम एसएचओ के साथ मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद स्ट्रीट क्राइम्स का मुकम्मल तौर पर खात्मा करने के लिए उन्होंने कुछ हिदायत दी, जिसके बाद आज एसएचओ मस्ती गेट ने जुर्म बोलता है की टीम को भी यहाँ पर बुलाया। एसपी साहब ने एक खुसूसी टास्क दिया है, वो टास्क क्या है और किस तरीके से अब ये जराइम पेशा अफराद का खात्मा करने जा रही है पुलिस। नदीम साहब, आपकी क्या प्लानिंग है, क्या जो है शाम 3 से 4 के दरमियान पुलिस कौन से ऐसे मिशन पर निकलने लगी है? यहाँ पे वैसे तो ना मेरा जो हमारा सर्कल है बड़ा पुरसकून है, लेकिन कुछ अर्से से 2-3 माह से ना मोटरसाइकिल छीनने की बड़ी वारदात है, तो उसके लिए एसपी साहब ने कुछ हिदायत दी हुई है। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, दुआ करें आपके साथ अल्लाह करे पकड़े जाए। एसओ ने प्लान के मुताबिक अपने एक एएसआई को सादा कपड़ों में इलाके के उन मकामात पर मोटरसाइकिल पर गश्त करने की ड्यूटी लगाई जहां डकैती की वारदातें हो सकती थी। ये एएसआई साहब जी, आपके पास कोई वेपन वगैरह है अपनी हिफाजत के? मैंने कंसील किया, हाँ जी कंसील किया हुआ है वेपन जो है ना, ये देखें इधर जो है ना मैंने लगाया हुआ है वेपन जो है ना। ठीक है। हाँ जी। और लोडेड है? हाँ जी लोडेड है जी। ये भी तो हो सकता है ना कि वारदात के दौरान आपको भी फायर मार सकते? हाँ जी बिल्कुल, अपने आप को सेव करते हुए एसएचओ साहब ने हिदायत की है कि अपने आप को सेव करते हुए जो है ना फिलहाल उनसे मज़ामत नहीं करनी, तो हम पहुंच जाएंगे मौके पे। अगर हम नहीं भी पहुंचते तो तुमने अपना जो है ना दफा करना, डिफेंस करना जिस तरह भी हो सके। नदीम साहब, सरकारी गाड़ी तो आप क्योंकि अगर लेकर पेट्रोलिंग करेंगे फिर तो वारदात नहीं होगी, उसके लिए क्या लाए अमल है? क्या प्राइवेट गाड़ी में चलूंगा? प्राइवेट गाड़ी में? तो फिर आप हमारी टीम के साथ चले, मैं आपके साथ चलूँ। ये बाइक पर हैं जी, ये बाइक पर आगे आगे होंगे और हम लोग इनके साथ पेट्रोलिंग करेंगे। और अगर आज 4 दिन से नदीम साहब ने हमें बताया कि वो यहाँ पर पेट्रोलिंग करा रहे हैं, और अगर आज भी जो है पेट्रोलिंग होती है और वो नहीं मिलते डाकू, तो फिर तो ये उनकी किस्मत है। लेकिन अगर वो मिल जाते हैं तो एएसआई कासिम जो है अपने साथ वारदात करवाएंगे और एसएचओ साहब उसके बाद फोर्स को बुलाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चले जी, आए बाइक पर बैठे। मुमकिन है देखने वालों को अजीब लगे कि डाकुओं को इस तरह पकड़ना इतना आसान कहाँ, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से प्लानिंग की थी, जिन मकामात को फोकस किया गया था और इस मकसद के लिए जिन औकात का इंतखाब किया गया था, कामयाबी के कभी इम्कान थे। जी पुलिस एहलकार जो है निकल चुके हैं और अब मुख्तलिफ जगहों पर पेट्रोलिंग होगी। एसएचओ साहब भी जुर्म बोलते की टीम के हमरा है और अब देखना यह है कि गुज़िश्ता 4 दिनों से तो पुलिस अपने तौर पर ट्राई कर रही थी और आज एसपी सिटी की जो है खुसूसी कॉल पर जुर्म बोलता है की टीम भी एसएचओ मस्ती गेट के पास आई है। साहब, आपके इलाके में कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर ज्यादा वारदातें होने का अंदेशा है? एक पार्क है, यहाँ पे बड़ा होता है, फिर ये बोला टी स्टॉल है आगे, इधर बड़ा ये है वारदात है, खदशा होता है। इसके अलावा वो सर्कुलर रोड जो है वो बड़ी जो है ना वो मतलब कि समझ लें आप बड़ी क्राउडेड सी रोड है, बड़ा मतलब ट्रैफिक जाम तो रास्ता, वहाँ पे चांस है। ऐसे ही कासिम जो है वो निकल चुके हैं जी और तकरीबन हमें आधा घंटा हो गया है यहाँ पर फिरते हुए। अब तक तो जो है किसी भी किस्म की कोई ऐसी हरकत नहीं हुई। एक बिल्कुल प्राइवेट मोटरसाइकिल दिया जिसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई शक नहीं पड़ सकता किसी शख्स को भी कि अगली मोटरसाइकिल पर सवार जो शख्स है उसका महकमा पुलिस के साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक है। और जितना गैप हमने रखा हुआ है उससे भी ऐसा नहीं लगता कि ये गाड़ी जो है ये उस मोटरसाइकिल सवार के हमरा है या उसका पीछा कर रही है। बिल्कुल रूटीन में हम लोग भी उस गाड़ी पर हैं, इसके ऊपर किसी भी किस्म का ना तो कोई एयरबैग का स्टिकर है और ना ही जो है जो पुलिस एहलकार हमने अपने साथ बिठाया एसएचओ साहब ने, उनको भी ये कहा गया कि वो अपनी गन नीचे रखें। तकरीबन 1 घंटे तक मुख्तलिफ जगहों पर घूमने के बाद आखिरकार पुलिस उस जगह पर पहुंची जहां डाकू अपने शिकार की तलाश में थे। ये शाही किले की अकड़ी दीवार है और इसके साथ साथ जो बोलता है कि टीम जो है वो डाकुओं के इंतजार में है कि कब उनसे वारदात होती है और उन तमाम पॉइंट्स पर चेक कर लिया गया है जहाँ जहाँ पर वारदात होने का अंदेशा है। और अब दोबारा से नए सिरे से पेट्रोलिंग जो है वो शुरू हो रही और वारदात उसी शख्स के साथ करते हैं ये लोग जो शख्स अकेला मोटरसाइकिल पर हो, ताकि उसको लूटते हुए किसी भी किस्म की कोई मज़ामत ना होने का खतरा हो और ना ही कोई शख्स जो है जब पिस्टल निकाला हो कोई शख्स भी किसी की मदद के लिए आता है। यही उन डाकुओं का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जिस पर वो बड़े तरीके से कामयाब डकैती की वारदात कर लेते हैं। और इन्हीं सड़कों पर घूमते हुए मोटरसाइकिल पर सवार एएसआई का
2 डाकुओं से टकराव हो गया, जिन्होंने सादा कपड़ों में मलबूस एएसआई को अकेला समझकर लूटने की कोशिश की। और ये वारदात होना शुरू हो गई है, पिस्टल निकाल लिया गया सर। वारदात हो रही है और एसएचओ साहब भी जो है निकल गए हैं। अच्छा अभी आपको, और वो तीसरा जिसके साथ वारदात हो रही थी, उन तीनों को रोक लिया गया, दोनों को। और जिस शख्स के साथ वारदात थी, ये तीनों को, दोनों शख्स को हिरासत में ले लिया गया। और ये तीसरा शख्स जो कि एएसआई कासिम था, इन्होंने अरेस्ट किया जी। सर इनको चेहरे शेरे इनके देख सकते हैं? अभी नहीं, अभी इनको थाने लेके जाएंगे। मजीद टाइम वेस्ट ना करें, इंटरोगेशन तो थाने जाके करेंगे, क्योंकि मजीद बंदे तो शायद आगे रेड करना पड़े। गाड़ी मंगवा ली गई। ये जो दोनों अफराद हैं और इनकी उम्रों से ये खासे एजेड लोग हैं, नौजवान नहीं है, ये 2 लोग हैं। और इनके पास से पिस्टल कौन सा बरामद हुआ? ये पिस्टल जो कि इनके पास से बरामद हुआ है, जिस तरह एसएचओ साहब ने बताया था कि हर चौक पर उन्होंने अपने लोगों को सिविल वर्दी में भी रखा हुआ है। ये पीछे ट्रैफिक वार्डन्स हैं जो कि इस वारदात को देख रहे थे, ये भी यहाँ पर आए हैं। और वो मोबाइल फोर्स जो है वो मंगवा ली गई है। जो है खातर मुदारत यहाँ पर की गई है। मजीद आपको आकर क्या कह रहे थे? मैं उधर से आ रहा हूँ तो उन्होंने कहा रोको रोको। मैंने कहा पता नहीं कोई रास्ता पूछने वाले हैं, तो उन्होंने हैंड अप कर दी। मैंने हैंड अप कर दिया, जैसे डिक्टेशन दी थी एसएचओ साहब ने, मैंने हैंड अप किए हैं तो उन्होंने मेरी जो है ना तलाशी लेना शुरू कर दिया है। सारे सर्च लेके मेरे मोबाइल फोन, पर्स वगैरह, पैसे, सारी चीजें जो है ना, एटीएम कार्ड वगैरह उन्होंने इन्हीं के पास ही है। हाँ जी, वो भी अभी सर आपको मिल जाएगा। थाने चले सर। ये दुकान है। 7,000 तो मोबाइल रिकवर्ड हुए हैं। वक्त लगा लेकिन 2 डाकू गिरफ्तार हो गए और फिर कड़ी से कड़ी मिलती गई। थाने पहुंचकर पुलिस ने पहले मुलजिमान की खूब आओ भगत की और फिर उसके बाद की गई तफ्तीश। सदा ये मुल्जमान है और तकरीबन 1 घंटे की इंटेरोगेशन के बाद अब ये लोग बिल्कुल तोते की तरह फरफर बोल रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? ये आमिर। हाँ, आमिर। और तुम्हारा क्या नाम है? अबू बकर। ये इनके चेहरे सिर्फ इस वजह से नहीं दिखा रहे क्योंकि आज ये हिरासत में लिए गए हैं और अब इनसे मजीद जो है रिकवरियां भी होनी है, मुकदमात भी ट्रेस करने हैं। वारदातें कितनी है जरा वो सुन लीजिए। कितनी वारदातें की हैं? 4 सर जी। और तुमने? 4। ये जो मोबाइल शोबाइल छीनते हो, ये कहाँ पर बेचते हो, क्या करते हो? वो सर जी साढ़े ना वो दुकान पे दूसरे मुंडे बैठे हैं, उन्होंने दे देने, अगे बेच देंगे। तो किस चीज की दुकान? मोबाइलों की। यानी कि दुकान खोली हुई है, वहाँ पे चोरी के मोबाइल? हाँ जी। और तुम? जी हमारी भी ऐसी है, दुकान खुली हुई है। रहने वाले कहाँ? जी मैं इब्राहिम रोड। इब्राहिम रोड लाहौर की? जी। और तुम? लाहौर की। ये जो साहब भी यहीं पर बैठे हैं, मोहम्मद नदीम खालिद साहब। नदीम साहब, ये जो लड़के हैं इन्होंने क्या क्या वारदातों का इंकशाफ किया? कैमरे के आगे तो सिर्फ 4 वारदातें बोल रहे हैं। अभी मजीद जो है इनकी इंटरोगेशन करेंगे। अभी पहले इनके साथी पकड़ लें। इधर जो है ना जैसे बता रहे हैं ये मोबाइल की शॉप पे बैठे हैं, उसको पकड़ते हैं तो भी मजीद इंटरोगेशन होगी तो वारदातें, जो भी मुलज़म पकड़ा जाता है वो पहले यही कहता है मेरी पहली थी, ये मेरी दूसरी थी। तो पकड़ने के बाद इंटरोगेशन के बाद सही बात सामने आती है। इन्होंने अच्छी खासी वारदात की। चलिए आप जरा कब करना रेड? अभी करते हैं। आए ये जो है इनकी निशानदेही पर इनको साथ लेकर जाएं? जी बिल्कुल लेकर जाएंगे। यही हमें बताएंगे कौन सी शॉप पे बैठे हैं। चले आओ जी। आप जरा कोशिश करना कि इसका जो है चेहरा भी ना आए क्योंकि अभी मुकदमा जो है वो दर्ज हो रहा है और इन्हें फौरी 1 घंटे के अंदर ही दूसरी जगह पर लेके जाया जा रहा है जहां पर दीगर इनके साथी हैं और वहां पर जो है क्या क्या रिकवर्ड होता है। इनके पास से 1 अदद पिस्टल तो बरामद हुआ है। मजीद जो इसके साथी हैं उनके वाले से कहा जा रहा है कि उनके पास भी असला मौजूद है। चलिए। बड़े शातिर मुल्जिमान हैं। मोबाइल छीनने से लेकर उसे फरोख्त करने का सारा बंदोबस्त कर रखा है इन्होंने। मगर आज थाना मस्ती गेट की पुलिस इस सारे नेटवर्क का बंदोबस्त करके ही दम लेगी। ये पहुंच गए जी दुकान पर। यहाँ पर जो है काम हो रहा है। ये दुकान है जी यही है। पक्की बात है ना? ये 7,000 तो मोबाइल रिकवर्ड हुए हैं और 4 इन्होंने वारदातों का इंकशाफ किया है घंटे में। ये नहीं हो सकता। 7 मोबाइल छीने गए हैं तो कुछ बेचे भी गए हैं।
SHO صاحب اپنے سینئر افسران کو بھی ان کے حوالے سے بتا رہے ہیں. چھینے گئے موبائل 2 اور 3 پسٹل ان کے پاس سے برآمد ہوئے ہیں. چھینے یا چوری کیے گئے موبائل کی خرید و فروخت جرم ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کی طرف سے سختی کیے جانے پر ڈاکوؤں نے یہ نیا راستہ ڈھونڈ نکالا ہے. کسی موبائل شاپ پر بیچنے کے بجائے خود دکان کھول کر بیٹھ گئے. لیکن جرم کی دکانیں بند کرنا ہی تو قانون کا کام ہے. آگے دیکھیے. ان ملزمان کو لے کر تھانے پہنچ چکے ہیں. یہ 4 لوگ ہو گئے ہیں. ابھی مزید انٹیروگیشن ہوگی. یہ لوگ کتنے لوگ ہیں, کس کس مارکیٹ میں بیٹھ کے چوری کے موبائل بیچ رہے ہیں, موٹر سائیکلیں کہاں پر بیچ رہے ہیں, کیونکہ جو ہے ان کے پاس سے موٹر سائیکلیں چھیننے کا بھی انکشاف ہے, جس پر SHO صاحب نے یہ بتایا کہ موٹر سائیکلیں انہوں نے قریبی پارکنگ میں لگائی ہوئی ہیں. وہ موٹر سائیکلیں کتنی ہیں وہ بھی ابھی کچھ ہی دیر میں آ جاتی ہیں, تو وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. حراست میں لیے گئے ملزمان کے پاس اب چھپانے کو کچھ نہیں بچا تھا, کیونکہ ایک تو ان کا جرم ثابت ہو چکا تھا اور دوسرا پولیس کو پریشان کرنے والے ان ملزمان کو اچھی طرح پتا تھا کہ جھوٹ بولنے کی صورت میں اب کالی وردی والے ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. تبھی تو جو بھی سوال پوچھا گیا ملزمان کی طرف سے وہی بتایا گیا جو سچ تھا. موٹر سائیکلیں کتنی ہیں ذرا وہ سن لیجیے. 2 موٹر سائیکلیں 2 موٹر سائیکلیں کھوئی ہیں سر جی, اور لیڈی منٹ ہسپتال کے اندر کھڑی ہیں. اور باقی کی موٹر سائیکلیں جو چھینی نہیں ہے وہ سر جی ان کا پتہ نہیں ہے, وہ دے رہی ہیں کسی کو. کس کو؟ وہ ادھر رشتے دار بھی ہیں کوئی, انہیں بھیج دی تھی. ہاں جی. ریڈ کروانے سے پہلے. ہاں جی. ریڈ کروانے سے پہلے 4 وارداتیں تھیں. 2 موٹر سائیکلیں کا بتا دیا گیا ہے جو کہ یہاں پر قریبی سرکاری ہاسپٹل ہے اس کی پارکنگ میں موجود ہیں. ان ملزمان نے مزید کیا کیا انکشافات کیے اور اس ڈکیت گینگ کی گرفتاری پر سینئر افسران کیا کہتے ہیں, سنیے. یہ بہت بڑا گینگ ہے. ان کے 22 مقدمات ہیں اور انکشافات بھی بہت ہیں اور انٹیروگیشن انشاءاللہ تعالی جاری ہے. مزید انکشافات اور ٹریس مقدمات کی توقع ہے. انشاءاللہ تعالی سنگین کرائم میں ضرور کمی ہوگی. پولیس اسی طریقے سے اپنا کام کرتی رہی تو وہ دن دور نہیں جب ڈاکوؤں کو ہتھیار ڈالنے پڑیں گے یا پھر شہر چھوڑنا ہوگا. لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب 1-2 تھانے یا 1-2 پولیس افسران نہیں بلکہ اللہ کا ترازو انصاف تولتا ہے. مجرم اگر نہ بولے تو جرم بولتا ہے. ویلکم ٹو دا شو. میں ہوں فضا سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جرم بولتا ہے. پولیس لاہور کی ہو یا کراچی کی ایک کام بڑی لگن سے کرتی ہے اور وہ ہے شہریوں سے پیسہ بٹورنا. کراچی میں صبح کے اوقات میں سنیپ چیکنگ کے نام پر خرچہ پانی جمع کرنا تو معمول کی بات ہے, لیکن کراچی CVU پولیس شہریوں سے پیسے بٹورنے کے لیے کون سا ہتھ کنڈا استعمال کرتی ہے یہ جان کر صرف حیرانی نہیں ہوتی بلکہ سرشرم سے جھک جاتے ہیں. دیکھیے. اس وقت درخشاں چوکی کے سامنے موجود ہیں. آپ اطلاع کریں SHO کو بلائیں, نہیں تو میں SSP کو بلاتا ہوں یہاں پر. اور اسی علاقے میں تم لوگ کانٹیکٹ میں رہنا. صحیح ہے. اگر ہمیں زیادہ دور رہا تو میں تمہیں فون کروں گا, ٹھیک ہے؟ صحیح. لیکن تم کوشش کرنا کہ میں تمہارے فوکس پہ رہوں کیمرے کے اندر. اوکے چلیں. جرم بولتا ہے کہ ٹیم CVU پر خفیہ کیمرے کے ساتھ چہل قدمی کر رہی ہے. جرم بولتا ہے کہ ٹیم CVU پر صبح کے وقت ان اہلکاروں کو بے نقاب کرنے پہنچ گئی ہے جو خرچہ وصولی کی مہم پر نکلے. دور دراز کے علاقوں سے ساحل سمندر پر کچھ اچھا وقت گزارنے کی غرض سے آنے والے شہریوں کو پولیس اہلکار ایک خوفناک خواب کی مانند اس طرح ڈراتے ہیں کہ ان کی صبح خیزی خوف میں بدل جاتی ہے اور ڈر کے مارے انہیں کچھ نہ کچھ پیسے دے کر اپنی جان چھڑانی پڑتی ہے. پولیس اہلکاروں کا نشانہ اکثر و بیشتر دور دراز علاقوں سے آئے وہ لوگ بنتے ہیں جو پولیس کے رویے سے واقف اور قانون سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں اور خدائی فوجدار پہنچ جاتے ہیں ان کو احساس کرنے کے لیے. جرم بولتا ہے کہ ٹیم کافی دیر سے اس علاقے میں ایسے اہلکاروں کی تلاش میں ہے.
अपनी मंगेतर को क्यों लाए हो? यहाँ कोई और कपल नजर आ रहा है। आपको बताते चलें कि औकात है सुबह 10 से 11 बजे के, और जहाँ ये बात हो रही है वो जगह एनसीव्यू पुलिस चौकी के सामने है, जो साहिल का खुला हिस्सा है। और जरा कोई इस अहलकार से ये पूछे कि किसी जोड़े को रोककर उससे ये पूछने का हक इसे किसने दिया कि तुम यहाँ क्यों चहलकदमी कर रहे हो। आगे देखिए कि भांडापुर जाने पर किस तरह जुर्म बोलता है की टीम ने पुलिस एहलकारों की दौड़ें लगवा दी। जी हाँ, पुलिस एहलकार ऐसे भागे जैसे चोरों के पीछे कोतवाल। मैं जॉब करता हूँ फैक्ट्री में। कौन सी फैक्ट्री? ये नहीं, रिक्शा में आया हूँ। पुलिस एहलकार जुर्म बोलता है कि टीम को मासूम जोड़ा जानकर मुसलसल हिरासा करते रहे। क्यों हम क्यों रहे? काफी दूर से चलता हुआ आ रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर। कौन सी गाड़ी में आए? मैं रिक्शा में आया हूँ। रिक्शे में नहीं आया? नहीं, रिक्शा में आया हूँ। चेक करो, ये कौन है आपके साथ? मेरी मंगेतर है। मंगेतर क्यों ले आए इस पर? क्यों, कोई मना है? कोई आपको कपल नजर आ रहा है मुझे? अगर नहीं भी आ रहा तो 294 में थाने ले जाते हैं, आपके वालिदैन आ जाएंगे। सही है? ऐसा नहीं करो यार। सेक्शन 294 यानी किसी पब्लिक प्लेस पर कोई नाजेबा हरकत करना। जोड़े को हिरासा करने के लिए पुलिस एहलकार ने 294 का मुकदमा कायम करने और वालिदैन को बुलवाने की धमकी दी, ताकि ये लोग खौफ में आकर कुछ लेन देन की बात करें। मगर इस दौरान पुलिस एहलकार को थोड़ा शक हो गया और उसने बात पलटना चाही। ऐसा नहीं करो भाई। ठीक है, बाहर चल जाओ। ठीक है, बाहर चल जाओ। आप थाने ले जाओ ना। नहीं सर, थाने नहीं जाएगा, बाहर चल जाओ। ठीक है, मना है क्या? मना नहीं है, मतलब हालात ऐसे हैं कि मजबूरी है हमारी। क्या मजबूरी है? सर जी, हालात ऐसे हैं कि कभी कभार सीना सबके हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। नहीं, पहले वाली बात करो। अब ये पुलिस एहलकार सिक पिटा गया और बात को घुमाने लगा। शायद उसकी नजर कूलर पे लगे कैमरे पर पड़ गई, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। पहले वाली बात करो जो कर रहे थे। और मेरी बिल्कुल अपील है एसएसपी साहब से भी और गुलाम कादिर थेबो साहब से भी कि खुदारा इन पे नजला उतारना बंद करें और अपने सिस्टम को ठीक करें। ये बहादुर पुलिस अफसर है, इसने डाकू से मुकाबले के दौरान इसने गोली भी खाई है। मुझे इसको एक्सपोज करके इसको सस्पेंड करा के मुझे कोई खुशी नहीं मिल रही, ना इसको सस्पेंड होना चाहिए, इसका हक नहीं है सस्पेंड होना। लेकिन वो हालात पैदा करें प्लीज कि इन लोगों को रोक के रूप लाना पड़े, इनके हालात बेहतर हों। क्या कराची पुलिस एहलकारों को ये हरकत जेब देती हैं? क्या उन्हें ये जेब देता है कि भांडापुर जाने पर चोरों की तरह दौड़े लगा दें? अब बहुत हो गया, ये सब बंद होना चाहिए। मुआशरे में सुधार लाने के जिम्मेदार कानून नाफिज करने वाले एहलकार जहनी तौर पर कितने सेहतमंद हैं, ये फैसला आप पर है। ब्रेक के बाद देखिए घर में छुपाई गई लाश नहर किनारे कैसे पहुंची। कातिल बुरसा के साथ मिलकर मकतूल को ढूंढता रहा। एहसान करने का खौफनाक बदला, लर्जाखेज वारदात। ये दुनिया एहसान फरामोशों से भरी पड़ी है, लेकिन एहसानों का जितना खौफनाक बदला जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोट अदू के अल्लाह बख्श को मिला, ऐसा तो कभी देखने में नहीं आया। ये मस्कशुदा लाश है 5 बच्चों के बाप अल्लाह बख्श की, जिसे न सिर्फ बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया बल्कि कत्ल के बाद भी कातिलों का जुल्म सितम जारी रहा। ये क्या क्या नहीं कीता, इतना कीते जी कसाई नल कोई कसाई करेंगे, जानवर नल सब कुछ कीते, मैं को माफ नहीं करेंगे। मेरी साथ तक यह अपील है, मैं को इन कत्ल का बदला कत्ल कर अपने जवारे रहमत में जगह नसीब। हम बहुत दुखे हैं, आज से बात नहीं कर सकते, आपको कह नहीं सकते। जितनी भी तारीफ करें थोड़ी है। आज से बहुत रहमदिल इंसान थे, बहुत रहमदिल इंसान थे, कभी किसी को दुख नहीं दिया था। कोई मोहल्लेदार इंशाल्लाह कोई उनकी शिकायत नहीं करेगा। 40 वर्ष सऊदीया में गुजारने वाले अल्लाह बख्श ने वापस आकर जब अपने आबाई शहर कोट अदू में कारोबार शुरू किया तो कौन जाने दुश्मन बन गया। जिस शख्स के सीने में इंसानियत से मोहब्बत कूट कूट कर भरी थी, आखिर कौन उसके खून का प्यासा हो गया। जायदाद की खातिर, पैसों की खातिर मारा। अल्लाह को पता किस वास्ते
मगरब वाले मेरे चाचे उन्हें गए, उन्हें को पता क्या है कि सवेर 9:45 बजे तैयारी करके घरों लगेगा। अल्लाह बख्श तैयारी करके और सारे कागजात उठाकर ये कहकर घर से निकला कि वो हिसाब किताब करने इरफान के पास जा रहा है। ये वही इरफान था जिसे अल्लाह बख्श ने बेटा बनाकर कारोबार में अपने साथ लाया था और उसकी माली मदद भी की। ये वो दुकान है मुल्ज़म इरफान की, यहाँ पे उसको छोटी किराने की दुकान थी, यहाँ पे कारोबार करता था, दुकान अपनी परचून की। और ये साथ वाली जो मार्केट है ये मकतूल अल्लाह बख्श हाजी अल्लाह बख्श की ये मार्केट है। ये 3-4 दुकानें और कोठी जो है ये हाजी साहब की थी और इसको जो है वो किराए पे जो दिया करता था, वो जो किराया उसका इकट्ठा किया करता था वो ये इरफान इकट्ठा करता था। ये ऐसे ही कोई सिस्टम था इनका। सारे मकानों का भी यही किराया देता था इकट्ठा करके हाजी साहब को, कुछ अरसे ये नहीं दे रहा था। ये पीछे भी घर हैं इनके 2-3 वहाँ पे नहीं, ये इसी की मुजरम की थी जो इरफान मलाना है। ये इसका किराया वो इरफान इकट्ठा जी सारी ये दुकानों का जो है ना किराया ये इरफान इकट्ठा करता था और सारा हाजी साहब को इकट्ठा करके देता था। कुछ अरसे से ये नहीं दे रहा था, जिस सिलसिले में इसने इतना बड़ा कदम उठाया। इरफान जो मुल्ज़म है उस पर कितना इतबार किया करते थे? बहुत ज्यादा, हमेशा इनके पास जब भी आते घर से आते हम बता के आते मैं उनके पास अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करते थे, उनसे ज्यादा इतबार था उनको। अपने बेटों पर भी इतना इतबार नहीं था जिस तरह उनको उन पर था। जी अल्लाह बख्श को इरफान पर अपने बेटों से सर बिल्कुल गलत बयान, मैं कोई पैसे कहीं नहीं थे। मैंने गोली किसने चलाई? मुकाए 50,000। गोली किसने चलाई? इतना नहीं, गोली पहली गोली मैं मारी है। ये है वो कमरा जहाँ अल्लाह बख्श का खून हुआ। कमरा जो है खोल दिया गया है, यहाँ पर भी वो जो है खून का दाग लगा हुआ है। ये यहाँ पे कारपेट जो है वो काट के ले गए पुलिस वाले, यहाँ पे खून पड़ा हुआ था, यहीं पे उसको गोली मारी। अल्लाह बख्श को कत्ल करने के बाद इरफान ने अपने घर में घड़ा खोदा। ये है वो घड़ा जिसमें अल्लाह बख्श को फेंककर ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। लेकिन जुर्म बोलता है। जब घर से बदबू आने लगी तो इरफान ने इस लाश को यहाँ से निकालकर कहीं बाहर ठिकाने लगाने का मंसूबा बनाया और जब लाश को नहर के किनारे लाया तो जुर्म बोल पड़ा। गाँव के एक शख्स की गवाही ने इरफान को कातिल साबित कर दिया। जुर्म साबित हो गया, लेकिन कैसे कातिल खुद को बचाने के लिए ऑन कैमरा बयानात बदलता रहा, मुलाहिजा कीजिए। मारा क्यों है? बस सर वो इनके जो अबू बकर था वो जीशान उनकी वजह से। वो कौन है अबू बकर? उनके रिश्तेदार हैं। उनकी वजह से क्यों मारा? उनके साथ बस दुश्मनी थी थोड़ी बहुत। बस दुश्मनी उनके साथ थी, इसका क्या कसूर? गलत बयानी से काम ना लो, जो असल बात है वो बताओ। असल वजह क्या थी? पैसों की वजह से मारा? नहीं सर, पैसों की वजह से नहीं मारा सर, बिल्कुल पैसों की वजह नहीं। पैसे उनकी तरफ से अल्लाह बख्श ने कोई तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की है, तुम्हारे साथ कोई ज्यादती की है, तुम्हें कोई गालियां गलौज दी है, तुम्हें मारा है, फिर इसको क्यों मारा? सर उनका कोई ज्यादती नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं। बस सर गलत फहमी से बस सर ज्यादती होगी, गलती होगी सर। ये मुजरिम अब बड़े ही मासूमाना अंदाज से अपने संगीन जुर्म को गलती का नाम दे रहा है, लेकिन इसकी ये मुआफी अब उसे सजा से नहीं बचा सकती। सफ्फाक मुलजिम ने सिर्फ इसी रंज में अल्लाह बख्श को मौत के घाट उतारा कि उसने हिसाब किताब के बाद पैसे यूं तलब किए। यकीनी तौर पर इन मुलजिमान को कैफे किरदार तक पहुंचाने से ही इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे, लेकिन जो कुछ इरफान ने किया उसके बाद कोई किसी पर एतबार करे तो कैसे करे। ब्रेक के बाद देखिए, छीने गए मोबाइल बेचने के लिए डाकुओं ने अपनी शॉप बना ली। पुलिस अफसर को लूटना डाकुओं को महंगा पड़ गया। शुक्र खुदा का कि लाहौर की सड़कों पर डाकू राज की गूंज सीनियर अफसरान तक पहुंच चुकी है और अब किया गया है फैसला शहर को राहजनों से पाक करने का। पता जुर्म बोलता है कि टीम लाहौर वॉल सिटी के इलाके में मौजूद है और इलाका थाना बनता है मस्ती गेट। एसपी सिटी के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि वो खासे कीन है इस हवाले से कि उनके डिवीजन के अंदर किसी भी किस्म की कोई वारदात ना हो, जिस पर उन्होंने तमाम एसएचओ के साथ मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद स्ट्रीट क्राइम्स का मुकम्मल तौर पर खात्मा करने के लिए उन्होंने कुछ हिदायत दी, जिसके बाद आज एसएचओ मस्ती गेट ने जुर्म बोलता है कि टीम को भी यहाँ पर बुलाया। एसपी साहब ने एक खुसूसी टास्क दिया, वो टास्क क्या है और किस तरीके से अब ये जराइम पेशा अफराद का खात्मा करने जा रही है पुलिस। तरीम साहब आपकी क्या प्लानिंग है, क्या जो है शाम 3 से 4 के दरमियान पुलिस कौन से ऐसे मिशन पर निकलने लगी है? यहाँ पे वैसे तो ना मेरा जो हमारा सर्कल है बड़ा पुरसकून है, लेकिन कुछ अर्से से 2-3 माह से ना मोटरसाइकिल छीनने की बड़ी बात आता है, तो उसके लिए एसपी साहब ने कुछ हिदायत दी नहीं है।
उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, दुआ करें आपके साथ अल्लाह करे पकड़े जाए। एसओ ने प्लान के मुताबिक अपने एक एएसआई को सादा कपड़ों में इलाके के उन मकामात पर मोटरसाइकिल पर गश्त करने की ड्यूटी लगाई जहां डकैती की वारदातें हो सकती थी। ये एएसआई साहब है जी, आपके पास कोई वेपन वगैरह है अपनी हिफाजत के लिए? मैंने कंसील किया, हाँ जी कंसील किया हुआ है वेपन जो है ना, ये देखें इधर जो है ना मैंने लगाया हुआ है वेपन जो है ना। ठीक है। हाँ जी। और लोडेड है जी? हाँ जी लोडेड है जी। ये भी तो हो सकता है ना कि वारदात के दौरान आपको भी फायर मार सकते? हाँ जी बिल्कुल, अपने आप को सेव करते हुए एसएचओ साहब ने हिदायत की है कि अपने आप को सेव करते हुए जो है ना फिलहाल उनसे मज़ामत नहीं करनी, तो हम पहुंच जाएंगे मौके पे। अगर हम नहीं भी पहुंचते तो तुमने अपना जो है ना दफा करना, डिफेंस करना जिस तरह भी हो सके। नदीम साहब, सरकारी गाड़ी तो आप क्योंकि अगर लेकर पेट्रोलिंग करेंगे फिर तो वारदात नहीं होगी, उसके लिए क्या लाए अमल है? क्या प्राइवेट गाड़ी में चलूंगा? प्राइवेट गाड़ी में? तो फिर आप हमारी टीम के साथ चले, मैं आपके साथ चलूँ। ये बाइक पर है तो क्यों मना करो? 294 में ये होता है कि शराब में अगर मिल जाए ना तो मसला हो जाता है। भांडा फूट गया। अब जुर्म बोलता है कि टीम दूसरे कैमरे के साथ सामने आ गई और अब इन अहलकारों को पुलिस चौकी पर ले जाना था ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, मगर वो हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। जी हाँ, पुलिस अहलकारों ने दौड़ें लगा दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस एहलकार चकमा देकर ऐसे भागे जैसे चोर चोरी करके भागता है। इसके बाद जुर्म तक की टीम पहुंच गई सीवीयू पुलिस चौकी जो कि थाना दरख्शां की हुदूद में है। पुलिस चौकी पर मामूर अहलकारों ने पहले तो इन दोनों अहलकारों को नामालूम कर डाला जो उल्टे पैर जुर्म बोलता है कि टीम के सामने से फरार हुए, मगर उस रोज टीम ने फैसला किया कि अगर ये अहलकार सामने ना आए तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए हम हुकाम बाला का दरवाजा खटखटाएंगे। मोटरसाइकिल पे 125 पे घूम रहे हैं, मैंने चाबी निकाल ली फिर भी भाग गए। जहाँ लड़का लड़की देखते हैं उनको रोक के हिरासा करते हैं और बोलते हैं कि तुम पे दफा है 294 या कोई दफा बताते हैं, उसके तुम्हारी चौकी के ही है। यहाँ पे कैसे घूम रहे हैं? 2 SMG लेके बंदे आपकी थाने की चौकी की हुदूद के सामने घूम रहे हैं। आप इतला करें SHO को बुलाएं, नहीं तो मैं SSP को बुलाता हूँ। यहाँ पे आप पुलिस की वर्दी पहन के चौकी के आगे से 2 पुलिस वाले SMG लेके घूम रहे हैं और आप कह रहे हैं आपके थाने के नहीं है। आप पकड़े उसको तो फिर आप कैसे घूमने दे रहे हैं पुलिस वालों को? यहाँ पे 3 दफा मेरे सामने से गुजरे जहाँ मैं इस लड़की के साथ खड़ा हुआ था जानबूझ के। इन पुलिस एहलकारों को चौकी से निकलते हमारे एक टीम मेंबर ने देख लिया, मगर चौकी में मौजूद एहलकार बजिद थे कि वो इन एहलकारों से नावाकिफ हैं और इनका सीवीयू चौकी से कोई ताल्लुक नहीं। सीवीयू पे यह मामूल की बात है कि पुलिस वालों ने वर्दी के अंदर लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है। यहाँ पे लोगों को मुख्तलिफ सेक्शन बताते हैं और सेक्शन बता के लोगों के साथ लूट मार की जाती है। जैसे ही उनको अंदाजा हुआ कि हम चौकी की तरफ जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा होशियार हो गए और मैंने मोटरसाइकिल की चाबी भी निकाल ली। इसके बावजूद उन्होंने मोटरसाइकिल किसी तरीके से स्टार्ट की और फरार हो गए। जी हाँ, पुलिस मानने को तैयार नहीं थी कि वो अहलकार दरअसल इसी चौकी के हैं, मगर जुर्म बोलता है कि टीम ने ये फैसला कर लिया था कि झूठे को घर पहुंचाकर जाएंगे। मेरे भाई, अगर मैं यहाँ पे अपनी मोटरसाइकिल पे SMG लटका के वर्दी पहन के घूमने लगूं तो मुझे 2 मिनट में पकड़ लो। आने के होंगे ना साहब फिर। तो आप क्यों नहीं पूछ रहे उससे? हम देखते तो खुदा कसम पूछते ना, हमने तो देखे ही नहीं है। थाने से आए हो, भाई बुलाओ, गश्त करते हैं, उसको पकड़ते हैं। वक्फे से मुख्तलिफ एहलकार चौकी पर आते रहे और बात को दरगुजर करने की दरख्वास्तें करते रहे और यूं वक्त गुजरता जा रहा था। कभी चौकी में बिठाकर, कभी साइड में ले जाकर पुलिस एहलकारों ने अपने पेटी भाइयों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर डाली, मगर जुर्म बोलता कि टीम टस से मस न हुई। हाँ, इन एहलकारों को एतमाद में लेने की कोशिश की ताकि किसी तरह ये मफरूर एहलकार सामने आ जाए। थोड़ी देर बाद चौकी इंचार्ज भी पहुंच गया, जिसके बाद उन एहलकारों को बुलवाया गया। बिलाखिर वो घड़ी आ गई और पुलिस ने मजबूर होकर इन दोनों अहलकारों को पेश कर दिया। आखिर जुर्म बोलता की टीम के सामने उन एहलकारों को पेश किया गया। उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि आइंदा ऐसी हरकत से बात रहेंगे। मुझे पता है आप कांस्टेबल हो, आपके बच्चे हैं, आप अपनी मजबूरी से नहीं करते। आप नहीं, जुर्म में चस पकड़ो, शराब पकड़ो, पिस्टल वाला। मैं इंतजामिया से भी ये कहूंगा कि कब तक हम कांस्टेबल्स को सस्पेंड करके अपना नजला उतारते रहेंगे ये मामले? कब तक ये इन लोगों पे नजर होगा? इनका कसूर नहीं है, कसूर जिनका है उनको कब, तो वो लोग कब सुधरेंगे?
सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इनका कसूर नहीं। ज्यादा एतबार था, लेकिन जब अल्लाह बख्श को मालूम हुआ कि इरफान कारोबार में हेरा फेरी कर रहा है तो अल्लाह बख्श ने इरफान से अलैदगी इख्तियार करना ही बेहतर समझा और उस रोज भी इसी सिलसिले में हिसाब किताब करने उसके पास गया था। अल्लाह बख्श इरफान के पास हिसाब किताब करने गया, मगर उसके बाद घर नहीं लौटा। इरफान से पूछा गया तो उसने भी लाइल्मी का इजहार कर दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि कातिल गुरसा के साथ मिलकर मकतूल को ढूंढता भी रहा, लेकिन जुर्म तो बोलता ही है। 3 दिन के बाद अल्लाह बख्श की लाश मिली, मगर साथ ही कातिल भी बेनकाब हो गया। ये वो नहर का जो है किनारा, यहाँ पे उसकी लाश को फेंका गया, ये साथ ही जो है यहाँ पे उसको लाश को फेंक दिया गया। जी हाँ, 3 दिन के बाद कातिल अल्लाह बख्श की लाश को लेकर नहर के किनारे गड़ा खोद कर छुपाने आए, लेकिन अल्लाह का तराजू इंसाफ तोड़ता है। इसी दौरान इलाके के एक शख्स की नजर उन पर पड़ी तो कातिल बौखलाहट में लाश को नहर के किनारे फेंक कर फरार हो गए। लेकिन इसी दौरान गाँव के एक शख्स की नजर येलो कैब गाड़ी पर पड़ी और सबको पता था कि गांव में येलो कैब गाड़ी सिर्फ इरफान के भाई के पास है। ये वो गाड़ी है जिसमें मुलजम इरफान ने कत्ल करने के बाद मकतूल अल्लाह बख्श को इस गाड़ी में उसकी लाश डाल के जो है उसको नहर के किनारे फेंक दी। बाद में पुलिस ने गाड़ी भी बरामद की और उसका असला जो सारा कुछ बरामद किया उससे। गाड़ी भी बरामद हो गई, लाश की भी शनाख्त कर ली गई और मुलजिमान को भी हिरासत में ले लिया गया। मुल्जिमान ने इकरार जुर्म तो कर लिया, लेकिन अभी कई सवालात के जवाबात बाकी थे। मिट्टी में अटी बदबूदार फूली हुई लाश बता रही थी कि अल्लाह बख्श का कत्ल उस दिन नहीं हुआ जिस दिन उसकी लाश मिली। अल्लाह बख्श को कैसे मारा गया, मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है? हाजी अल्लाह बख्श गजनफर वाला अहमद बख्श, कौम कालू सकना वार्ड नंबर 84, ये डेड बॉडी हमें रिसीव हुई है। इसकी सारी मुशाहिदात और पोस्टमार्टम के बाद में जो फाइनल रिजल्ट तो हमने अभी देना है। जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसके मुताबिक इसको फायर आर्म लगा है, जो कि सर के सामने से निकल के पिछले हिस्से के दाएं साइड के सामने से बाएं साइड के पिछले हिस्से से गर्दन के पिछले हिस्से से निकला है और इसमें यही लग रहा है कि तशद्दुद कत्ल है और जिसमें फायर लगा है और ये किस चीज़ से लगा है और कितने अरसे पहले लगा है, इसकी सारी तफ्तीश करके फिर फाइनल रिपोर्ट आपको बता देंगे। अल्लाह बख्श को बेईमाना तौर पर कत्ल करने वाले मुल्जिमान पुलिस की हिरासत में हैं। आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि उन्होंने ये कत्ल क्यों और कैसे किया। इस केस के दोनों मुल्जिमान हमारे साथ मौजूद हैं। मरकजी मुल्जिम इरफान मलाना और इसके साथ करीम बख्श, जो कि टारगेट किलर के तौर पे उनको हायर किया गया था 50,000 रुपए में। सबसे पहले हम, क्या नाम है तुम्हारा? इरफान। इरफान। क्या करते हो? दुकान है। किस चीज की? परचून की। परचून की। और क्या धंधा करते हो? कोई नहीं और कोई। इसके अलावा क्या काम करते हो? बस दुकान है मेरी। कैसे मारा था? इसको पैसे दिए थे सर। कितने? 50,000 सर। बुलाया कहाँ पे था? घर आया था सर। तुमने खुद बुलाया था उसे? जी ऐसे में बुलाया। उस पे हर बात ना डाल, ना जो तुम्हारा कसूर है वो बताओ। जी उसको घर बुलाया? जी मैंने उसको घर बुलाया। क्या बुलाया उसे? मकान नहीं, मकान के लिए बुलाया था। मकान बेच रहे हैं, उसे मकान दिखाने के लिए सर। ये मकतूल इरफान का घर जानला बख्श को बुलाया गया। कातिल इरफान ने सिर्फ अल्लाह बख्श को ही नहीं, किराए के कातिल को भी बुला रखा था। ये है वो किराए का कातिल जिसने अल्लाह बख्श पर गोली चलाई। क्या नाम है तुम्हारा? करीम बख्श। पहले कितने वारदात में शामिल हुए? पहले एक वारदात। पहली वारदात? जी नहीं, पहले एक दफा जेल कटिया में 14 साल 9 महीने। कत्ल की केस में? जी हाँ। किसको मारा था उस वक्त? उन्हें सोचने में मारा मैं नाजायज मेरे तो इल्जाम लग गया, तुम उन्हें ना हाला बोले मैं गया। अब कितने पैसे लिए थे? मैं 1000 रुपये एक की दम, 1000 बिया की दम, 500 200। इस कत्ल के कितने पैसे? यही कत्ल 2,500 रुपए लिए सिर्फ? जी इतने मैं को देता हूँ। वो तो कह रहा 50,000।